आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसमें चौथा पाठ है, चौथा अध्याय है जनन स्वास्थ्य। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय के अंदर 3 नंबर तक 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक छोटा प्रश्न होता है 1 नंबर का और एक 2 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप से प्रश्न आते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जनन स्वास्थ्य, जनन संबंधी प्रक्रियाएं, जनन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जनन यानी सजीवों के द्वारा संतानोत्पत्ति, सजीव अपने समान संतानों को उत्पन्न करता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में दुनिया भर की बातें की गई है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया इसके बारे में कि जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है, किसी ने कहा कि हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, किसी ने कहा कि शारीरिक रूप से हो, कुछ ने जनन अंगों के साफ सफाई पर ध्यान दिया। लेकिन जनन स्वास्थ्य को यहाँ पर मिक्स किया गया, एक पूरी तरीके से समझाया गया है, तो वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनन स्वास्थ्य की एक सटीक परिभाषा दी थी। उस परिभाषा में उन्होंने शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहार और सामाजिक स्वस्थता, इन सब के ऊपर उन्होंने बताया था कि ये सारी बातें होगी तो हम उसको जनन स्वास्थ्य कहेंगे। भावनात्मक रूप से तात्पर्य है कि हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो, हमारे अंदर ऐसे कोई विकृतियां नहीं हो, अपने से अपोजिट सेक्स वाले को देखकर फालतू बात दिमाग में न आए, उनके प्रति सम्मान की भावना आए, कोई विकृति न आए, तो वो यहाँ पर सम्मिलित है अपने भावनात्मक और व्यवहारात्मक रूप में। तो WHO कहता है कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, याद रखना है, संपूर्ण स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलू, जिसमें जननांगों का विकास होता है, जननांग स्वस्थ रहेंगे, युग्मकों का निर्माण वगैरह सारी प्रक्रियाएं, यौन प्रक्रियाएं जो भी है वो सारी, तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। क्या? जनन स्वास्थ्य, जिसमें सम्मिलित किया गया है शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक व सामाजिक स्वास्थ्य। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार का रोग न हो। अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि है, इस कारण से भी हम उसको जनन स्वास्थ्य के अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, हमारी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अपने विपरीत लिंगी प्राणी के साथ में, विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में हमारा व्यवहार उचित होना चाहिए, उसको हम रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, जननांगों के रूप में, व्यवहार के रूप में और मानसिक विकास के रूप में, तो इसे हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। अगर हमें दूसरा प्रश्न आता है कि अगर हमें एक ऐसा समाज डेवलप करना हो जो जननात्मक रूप से स्वस्थ हो, तो जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज हम किसे कहेंगे, ये यहां पर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा समाज जिसमें समाज के सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है किशोरावस्था से लेकर बड़े, उन लोगों के जनन अंग शारीरिक और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, लैंगिक प्रक्रियाएं कर सकते हो, उनके जननांग स्वस्थ होते हैं, मानसिक तौर पर वे स्वस्थ होते हैं, तो ऐसे समाज को हम कहेंगे जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज। यानी स्वस्थ यौन प्रक्रियाएं हो, उत्पन्न होने वाली संतानें स्वस्थ हो, उनके जननांग स्वस्थ हैं, तो ऐसे समाज को हम कहते हैं जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज। तो इस बात को हम यूं भी दर्शा सकते हैं कि जिनकी यौन संबंधित भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य होती है। 2 बातें यहां पर आई है, यौन संबंधी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं, अगर ये सही है, सामान्य है, तो ऐसे समाज को हम कहते हैं
जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहेंगे? यह 1 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर और आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि भारत आज से कुछ साल पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, कौन कौन सी जनन संबंधी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर चलाए गए थे, कब चलाए गए थे, उनका नामकरण किस आधार पर किया गया था, वर्तमान में क्या कहते हैं। तो ये सारी बातें 1-1 नंबर की पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। भारत विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और अपनी जनता को स्वस्थ रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाए थे। बाकी किसी देश में ऐसा नहीं था, जो विकसित देश है वो उन्होंने भी सोचा नहीं था, लेकिन भारत ने सबसे पहले सोचा था। तो भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए, एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्य योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत की थी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने। क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से खाद्यान्न की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, राष्ट्र का विकास रुक जाता है। अतः भारत ने बहुत साल पहले, कब, 1951 की बात करें तो आजादी के बाद 1951 के अंदर भारत ने जनन स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिसमें परिवार को नियोजित रखा जाए, परिवार को छोटा रखा जाए, ताकि भविष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत 1951 में ही शुरू कर दी थी। अब जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, वर्तमान में हम इनको कहते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम, क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक सीमित परिवार को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें फिर नई बातें जोड़ दी कि बच्चे का स्वास्थ्य है, जनन स्वास्थ्य है, और भी अनेक प्रकार की चीजों को जोड़कर, अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन को जोड़कर यहाँ पर बनाया गया था परिवार कल्याण कार्यक्रम। और समय के साथ में इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंदर समय के साथ में विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार के पहलू, जनन संबंधी जो सूचनाएं हैं, इन सबको सम्मिलित करते हुए इसे और व्यापक रूप से डेवलप किया गया। तब इसे कहा जाता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। परीक्षा में 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, RCH, इसकी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यह जो है इसके ऊपर परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हुई थी, ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हुए थे जिसके अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, जनन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए व्यापक तौर पर प्रोग्राम किए गए, किस माध्यम से किए गए थे? तो अगला प्रश्न आता है, तो उसमें हमें लिखना है श्रव्य और दृश्य, यानी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, इसके द्वारा, मुद्रित सामग्री के द्वारा, पैम्पलेट वगैरह छपवाकर, और सरकारी और गैर सरकारी यानी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, जैसे अपने हॉस्पिटल्स वगैरह जो जन, और दूसरा NGO जो है, नॉन गवर्नमेंट यानी जो गैर सरकारी संगठन है, इन्होंने मिलकर भारत की जनता के लिए जो जनन संबंधी, जो यौन संबंधी, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम तैयार किए। ऑडियो विजुअल के द्वारा, रेडियो के अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देकर, टीवी के अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देकर, और पैम्पलेट छपवाकर लोगों को जनन के प्रति जागरूक किया गया, जनन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। तो यह अलग से प्रश्न बनता है। फिर आता है विद्यालयों में यौन शिक्षा। विद्यालयों के अंदर यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे भारत के अंदर जो यौन क्रियाएं होती हैं उन्हें बड़ा गुप्त रखा जाता है, और जो चीज गुप्त रहती है, छुपाई रहती है, तो उसके प्रति जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा होती है। आज के समय में भी हम लोग देखें तो वर्तमान के अंदर स्टडी ऑनलाइन हो गई, और ऑनलाइन स्टडी से हर बच्चे को मोबाइल मिल गया, हर बच्चे को इंटरनेट मिल गया। अब कितने बच्चे वास्तव में इसका सदुपयोग करते हैं ये सबको पता है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन विद्यालयों में यौन शिक्षा, हमारे यहाँ पर यौन शिक्षा, यौन संबंधों को छुपा के रखा जाता है, इसको ओपनली बात करने में लोग शर्म महसूस करते हैं। लेकिन
यौन शिक्षा विद्यालय के अंदर छात्रों को देना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है। जैसे छोटा बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में आता है तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों के प्रति उसकी जो जिज्ञासाएं होती है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यौन शिक्षा देना जरूरी है। एक बालिका जैसे ही बड़ी होती है तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ऋतुस्राव की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो यह उनके लिए घबराहट का विषय हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें यौन शिक्षा दी जाए प्रॉपर तरीके से तो वे इस आने वाली समस्या को आसानी से समझ सकती है और अपने आप को उसके अनुसार ढाल भी सकती है। तो विद्यालयों के अंदर यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों बढ़ावा देना चाहिए? तो पहला कारण, युवाओं को यौन संबंधी सही जानकारी प्राप्त कर हो सके। युवाओं के अंदर यौन संबंधी सही जानकारियां होनी चाहिए। अब इसके बारे में कभी और डिटेल से बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी यौन संबंधी सही जानकारियां होती है। कुछ लोग जो होते हैं अपने यौन संबंधों को या अपने यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल ड्रग्स का भी उपयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसी सब जो समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं से निराकरण के लिए यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में यौन संबंधी भ्रांतियां होती है, उन्हें दूर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं गलत संगत में चले जाते हैं तो गलत यौन प्रक्रियाएं भी कर लेते हैं या हस्त मैथुन जैसी कोई प्रक्रियाएं कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को यौन शिक्षा की जानकारी देनी चाहिए। उनका जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को यौन संबंधित गलत अवधारणाओं से छुटकारा, जो भ्रांतियां हैं, इन्हीं भ्रांतियों के कारण गलत अवधारणाएं डेवलप होती है, तो उनसे बचाने के लिए भी यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर लोगों को जननांगों की स्वस्थता के बारे में, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की अगर जानकारी दी जाएगी, स्वस्थ और सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी दी जाए, तो आने वाले समय के अंदर कभी भी यौन संचित रोग या इसी प्रकार से रोगों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकेगा। व्यक्ति अपने जननांगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। अपनी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में वो जब जानकारी प्राप्त कर लेगा तो वह आने वाले समय के अंदर अपने आप को स्वस्थ रख सकेगा। और लोगों में यौन संचरित रोगों के बारे में सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स। तो असुरक्षित यौन संबंध क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी हम यौन शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं, ताकि एसटीडी यानी यौन संचरित रोग और एड्स इससे बचा जा सके। फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से उसके बहुत सारे कुप्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारी बातें होती है, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि यदि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो जाए, वर्तमान में हो ही रही है कि हम दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, तो इसके दुष्प्रभाव क्या है? सबसे पहला है सामाजिक उत्पीड़न। सबसे बड़ी सामाजिक उत्पीड़न की समस्या उत्पन्न हो रही है कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो अपने से कम जनसंख्या वाले लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। जब अधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि होती है तो खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी, गरीबी ज्यादा हो जाती है, यौन अपराध ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है यौन दुरुपयोग। जनसंख्या वृद्धि होने से और असंतुलित रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कियों की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। इस कारण से यौन अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं पर बलात्कार हुआ, कहीं गैंगरेप हुआ। वो सब किसके कारण है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके दुष्प्रभावों के कारण ऐसा हो रहा है। इसके बारे में भी कभी और डिटेल से बात करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है लोगों को शिक्षित करना, जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो विवाह योग्य लोग हैं और जो जननक्षम जोड़े हैं, जो संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी देना चाहिए कि उन्हें समझाना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, पहला बच्चा कब उत्पन्न करना चाहिए, इसके लिए हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खूब सारे साधन है, तो ओरल पिल्स है, कंडोम है, इसी प्रकार के और भी ऐसे साधन हैं। तो इसके बारे में हम अगले भाग में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है लड़के की चाह, कि किसी दंपति के लड़की हो गई
तो वो दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर लड़की हो गई तो फिर तीसरे बच्चे की, चौथे बच्चे की। तो लड़के की चाह में लड़कियों की संख्या बढ़ती है, इस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक अंधविश्वास यही है कि बेटा जब तक बाप की कपाल क्रिया नहीं करेगा बाप का मोक्ष नहीं होगा। अब किसने देखा कि मरने के बाद में किसको मोक्ष मिला या नहीं मिला, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में बेटियां भी बेटों से बढ़कर हैं। मैं तो ये मानता हूं कि पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे कोई और अधिकार हो, ये बराबर मात्रा में होना चाहिए। अगर हम इन लोगों को समझा सकेंगे तो ही हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सफल होंगे। अन्यथा जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ेगी तो उसका भयंकर लॉस हमें हो सकता है।